मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के बारे में बच्चों, हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसका लगभग ये आपका 20वां अध्याय है। इस अध्याय के बारे में हम लोग जानेंगे और सभी बच्चों को बड़ा ध्यान लगाकर क्वेश्चन को पढ़ना है और अब अपने आंसर आप लोगों को सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? आपके पास 4 सेल्स बताई गई हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन कोशिका है? एक आपको बताया गया युग्मक, एक आपको बताया गया डब्ल्यूबीसी, एक सी में बताया गया बच्चों रेड ब्लड सेल्स, एक डी बताया गया लिम्फोसाइट। 4 विकल्प यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। इन 4 से ही आप लोगों को एक सही विकल्प का चयन करना है और सभी बच्चों को तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अब अपना आंसर सबमिट कराना है। जो बच्चे सेशन के साथ अभी अभी जुड़े हैं, प्रत्येक दिन की तरह सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। आफ्टर दैट आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। उसी अध्याय को हम कंटिन्यू करते हैं आज 21 से। ठीक है, लगभग हम 40 तक चलेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बच्चा, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर मौजूद है, मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूं। ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। 4 सेकंड का आपके पास समय है। तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन कोशिका है वो आपको चूज करना है और अपना राइट आंसर यहाँ पर सबमिट कराना है। चलिए बच्चा, देखते हैं हम लोग राइट आंसर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम राइट की बात करते हैं तो बच्चा बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका ए विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाता है। जो युग्मक होते हैं ये आपकी प्रजनन कोशिका ही है, तो इसलिए ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिए बच्चा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? और जो महिलाएं होती हैं उनमें जब यौवन की शुरुआत होती है तो उसको हम कौन सी स्टेज बोलते हैं? एक है रज्जोनिवर्ती, एक है किशोरावस्था, एक है माहवारी और एक आपका दिया गया है रजोदर्शन। बच्चों, 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। यहीं से आप लोगों को एक राइट आंसर चूज करना है, लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा, महिलाओं में यौवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रज्जोनिवर्ती बोलते हैं, एक बोलते हैं किशोरावस्था, एक है माहवारी, एक है आपका रजोदर्शन। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों ने 4 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है। बहुत नियमित और कम समय के अंदर सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, हम लोग बात करते हैं राइट आंसर के बारे में। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प मौजूद हैं उन्हीं को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ए आपका बच्चा गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। यहाँ पर डी रज्जोदर्शन आपका पूर्ण रूप से सही है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो यौवन की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? जब महिलाओं को पहला मासिक धर्म होता है, यानी कि पहले पीरियड्स होते हैं। तो जो पहला पीरियड्स महिलाओं को होता है, लड़कियों को होता है, वो 14 से 15 साल की एज में होता है और उसको विज्ञान की भाषा में रजोदर्शन कहा जाता है। तो रजोदर्शन से ही यौवन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि यौवन का अंत कब माना जाता है। तो उसको हम बच्चों तब मानते हैं जब महिलाओं में मासिक धर्म या मासिक चक्र पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। उसी को हम लोग रजोनिवर्ती बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से हम यौवन का बिल्कुल लास्ट मान सकते हैं। तो आई होप दैट चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। अगर यौवन की शुरुआत कहा जाता है तो रजोदर्शन का मतलब है मासिक धर्म की शुरुआत 14 से 15 साल की एज में। ठीक है, और अगर यौवन का अंत पूछा जाता है तो तब आपको बताना रजोनिवर्ती। ये जो रजोनिवर्ती की आयु होती है ये 40-45 साल की एज के बाद में महिलाओं को फेस होती है, और ये आपके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है कि रजोनिवर्ती की आयु 45 होगी या आपकी 50 होगी। ठीक है, तो उसमें हम कोई ईयर्स का क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, लेकिन रजोदर्शन में नॉर्मली ये देखने के लिए मिलता है कि जब 14 से 15 साल की एज होती है तो यहीं से रजोदर्शन शुरू हो जाता है, मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौवन कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है।
तो सभी बच्चों ने तेजी के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है और अपने आंसर सबमिट कराने हैं, ठीक है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है, रजोदर्शन कहा जाता है, कैसोर कहा जाता है, एक ऋतुस्राव कहा जाता है। चलिए 4 विकल्प हैं। देखिएगा बच्चा, अगर हम बात करते हैं प्रजनन तंत्र की, तो प्रजनन तंत्र आपको फीमेल वाला भी पढ़ लेना है और मेल वाला भी पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप इसकी थ्योरी पढ़िएगा, साथ ही साथ डायग्राम भी पढ़िएगा। आजकल गूगल पर बहुत सारे डायग्राम अवेलेबल हैं, आप डालिएगा गूगल के अंदर मादा प्रजनन तंत्र, उसका पूरा जो डायग्राम है उसको स्टडी कीजिएगा। फिर आप गूगल पर डालिएगा मेल प्रजनन तंत्र, वहां से इमेज डाउनलोड करके वहां से उसका जो ग्राफ है उसको स्टडी कीजिएगा, हल्का सा थ्योरी पढ़िएगा। बाकी ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हेजिटेटेड करने वाला टॉपिक है, लेकिन पेपर और परीक्षाओं के अंदर ये काफ़ी पूछा जा रहा है, तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 23वें का आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो वो देखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चों। बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी आपका गलत है, ठीक है। जब फीमेल कैंडिडेट में अंडाणु का उत्पादन शुरू हो जाता है तो उस प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है, यानी कि ए विकल्प बच्चा आपका यहाँ पर काफ़ी सही है। और इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। आगे देखना है हम लोग। आगे बच्चा आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक क्या कहलाता है। जो महिलाओं का गर्भाशय होता है उसी के अंदर जो भ्रूण बच्चा जो बनता है उसको पोषण प्रदान करने वाले जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनको हम बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं। चलिए बच्चा जान लेते हैं विकल्प के बारे में। चलिए बच्चा देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला विकल्प बच्चों यहाँ पर मौजूद है आपके लिए विली, और दूसरा भी देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। दूसरा देखो पहला विकल्प है आपके पास विली, दूसरा है ओविडक्ट, और एक है फैलोपियन ट्यूब, एक दिया गया है प्लेसेंटा। जब कोई बच्चा भ्रूण के रूप में गर्भ में होता है तो उसके पोषण की जो जिम्मेदारी होती है कुछ टिश्यूज के ऊपर होती है। वो टिश्यूज आपके लिए क्या होंगे, एक है विली, एक है ओविडक्ट, एक है फैलोपियन ट्यूब, एक बच्चा डी आपको दिया गया प्लेसेंटा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने क्वेश्चंस को समझना है और 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को फास्टली अपना आंसर रिप्लाई करना है। जब कोई बच्चा भ्रूण के रूप में गर्भ में होता है तो उसके पोषण की जिम्मेदारी कुछ स्पेशल टिश्यूज के ऊपर होती है, उत्तक के ऊपर होती है। तो वे उत्तक क्या कहलाते हैं, विली, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, एक है प्लेसेंटा। चलिए बच्चा बात करते हैं राइट आंसर की। यहाँ पर हम तो 4 सेकंड का समय आई थिंक गुजर चुका है, तो हम लोग राइट को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। यहाँ पर बच्चों प्लेसेंटा आपका पूर्ण रूप से सही है, यही आप लोगों को ध्यान रखना है। इन फ्यूचरली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में फेस होंगे। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। 25 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। तो ब्लैंक सबसे पहले आपको दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है, देखिएगा उस उम्र का नाम आप लोगों को बताना है जिसमें मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, और बाकी चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। फिलहाल आपको ये देखना है कि उस आयु का नाम बताइए जब पुरुष और महिला के जो प्रजनन अंग है वो कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से रेडी होते हैं। बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन है उनका उत्पादन शुरू हो जाता है और मानव के अंदर यौन परिपक्वता आ जाती है। चलिए उस एज को क्या कहा जाता है जिस एज में पुरुष और महिला दोनों के जो प्रजनन अंग है उनका विकास कंप्लीट हो जाता है, उनके कार्य करने की क्षमता चालू हो जाती है। साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स हैं जिनको हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और साथ ही साथ जो है टेस्टोन भी बोलते हैं, उनका उत्पादन शुरू हो जाता है, पुरुष महिला दोनों के हिसाब से अलग अलग। और साथ ही साथ जो यौन के प्रति परिपक्वता है वो भी बच्चे के अंदर आ जाती है। तो उस एज को क्या कहा जाता है, यौन प्रजनन, एक है युग्मक, एक है अनियस्क जनन, और डी विकल्प बच्चा आपको दिया गया है किशोरावस्था। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं, ठीक है। उस एज का नाम बताना है जब बच्चे के अंदर यौन परिपक्वता आ जाती है, प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है, उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो चालू हो जाती है। तो आप लोगों को राइट आंसर यहाँ पर 4 सेकंड के अंदर सबमिट कराना था, आपका समय खत्म हो चुका है। तो हम लोग बात करते हैं राइट विकल्प की। चलिए बच्चा राइट विकल्प देखिएगा सभी।
तो बच्चा देखिए, एज का तो एक ही ऑप्शन है, ये कोई एज नहीं है, ये भी आपका गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। एज को लेकर एक ही इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा था, अवस्था, यानी कि किशोर अवस्था। तो इसी इंडिकेशन से हम लोगों को समझ जाना था कि एज के ऊपर एक ही विकल्प है, वही आप लोगों का यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक होने वाला है। चलिए बच्चा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, सभी क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। आज मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर लेक्चर नहीं बना पाया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है पीपीटी को, पीडीएफ को बनाने का जो प्रयास किया गया है, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा सब बच्चों को कोऑपरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाके इसके ऑप्शन आने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? पूरी बॉडी के अंदर कुछ अंश हमारे इंटरनल होते हैं, कुछ आपके एक्सटर्नल होते हैं। तो उसी प्रकार जो पुरुषों में टेस्टिज होते हैं, वो जो वृषण कोष होता है वो शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं, बाहर होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? पुरुषों में जो अंडाशय होते हैं बच्चों, वो बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसी पर आप लोगों को विचार करना है। चलिए बच्चा 4 विकल्प देखिएगा। वो 4 विकल्प आपके लिए क्या है? यहाँ पर पहला विकल्प है आपके पास, शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष उत्तकों के कारण। चलिए, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है और जर्नल अवेयर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, आजकल एक बहुत रेयर प्रॉब्लम चल रही है पुरुषों में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 4 विकल्प हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो टेस्टिज होते हैं पुरुषों में, वो बॉडी से बाहर लटके हुए होते हैं, उसका कारण क्या है? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तो तेजी के साथ आप लोगों को यहाँ पर आंसर सबमिट कराना है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं बच्चों, 4 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प आप सभी देखिएगा ध्यान से। तो पहला विकल्प बच्चों ये आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं तो बी भी सी भी है बच्चा आपका पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अगर टेस्टिज बाहर लटके हुए होते हैं तो उसका कारण ये है कि जो टेस्टिज है उन्हीं के अंदर शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ होता है और इनका जो तापमान है मानव शरीर की तुलना में काफ़ी कम तापमान होता है और शुक्राणु को सुरक्षित रखने के लिए उस लो टेम्परेचर की हम लोगों को आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है उसमें टेस्टिज कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ लटके होते हैं। तो ये जो बी विकल्प है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो टेस्टिज हैं वो मुख्य काम क्या करते हैं? शुक्राणु का उत्पादन करते हैं और शुक्राणु का उत्पादन करने के लिए टेस्टिज को बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो हमारी बॉडी से अलग होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। अब याद रखने वाली बात ये है कि लो टेम्परेचर शब्द से आपको याद हो जाएगा और थोड़ा सा लाइफ में केयरफुल भी रहना है। जो बॉयज़, जो पुरुष गोद में रखकर लैपटॉप को चलाते हैं उन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप अपनी लैप में, गोद में लैपटॉप रखकर चलाते हो तो उसका प्रभाव सीधा सीधा आपके टेस्टिज पर पड़ता है। टेस्टिज का टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो शुक्राणु उसमें उत्पादित हुए हैं वो लगभग आपके नष्ट हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके ऊपर भी पड़ना है और संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। जो आपकी स्पर्म काउंटिंग है वो तेजी के साथ घट जाएगी। तो इस चीज़ का सभी बॉयज़ को हमेशा विशेष ध्यान रखना है, कभी भी गोद में रखकर लैपटॉप नहीं चलाना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। चलिए बच्चा, ब्लैंक आपको दिया गया है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है? ब्लैंक दीजिएगा। जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूण के रूप में होता है, तो पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक है बीजांड, एक विकल्प है अंडाशय और एक सी आपको दिया गया भ्रूणपोष, एक डी आपको दिया गया युग्म नज। चलिए सभी बच्चा ना तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 27 क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और उसके अपने अपने जो भी आंसर आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं सबमिट कराइएगा।
ब्लैंक दिया गया है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है। तो बच्चा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट विकल्प। ए आपका गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। हिंदी की लैंग्वेज को ही आप पकड़ के चलोगे तो बिना कुछ किए आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। जो भ्रूण पोष है वो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। आई होप दैट चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपका डिस्प्ले के ऊपर है। उसके लिए आपको 3 विकल्प दिए हैं, उन्हीं से आप लोगों को आंसर को चूज करना है। शुक्राणु और युग्मक, तेजी के साथ पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 28। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्म जनक होगा पूरा ये युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होते हैं। चलिए, अभी ज़्यादा टेक्निकल हिंदी आ गई है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आप लोगों को। यदि शुक्राणु पुरुषों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से जो एग्स होते हैं, जब उनका संयोग होता है तो संयोग होने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। जब आप पेपर में बैठते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पर आपका फोकस होना चाहिए, ताकि जो टेक्निकल हिंदी आती है उसको आसानी से स्टडी किया जा सके, समझा जा सके। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पुरुषों की तरफ से जो शुक्राणु रिलीज होते हैं और महिलाओं की तरफ से जो एग रिलीज होते हैं, उनके संयोग की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है। एक है विखंडन, एक है निषेचन, एक सी बच्चा आपको दिया गया उत्तक संवर्धन। 3 ही विकल्प है आपके पास, उसी से आप लोगों को राइट आंसर चूज कर लेना है। 4 सेकंड के अंदर आप सभी ने अपने आंसर रिप्लाई कर देने हैं। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, वो किसके परिणाम स्वरूप जो है प्रारंभ होती है, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चा, मैं बात करता हूँ यहाँ पर राइट विकल्प की, तो टाइम नहीं देंगे बहुत ज़्यादा। तो ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है। उसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, यानी कि बी आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। 29 देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में इस लो को डिस्कस किया था, उसी के बेस पे, उसी के बिहाफ पर हम लोगों को आंसर दे देना है। ठीक है, पहला 29 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनका जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। मूत्र वाहिनी में होता है, वर्षण में होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है, या अंडकोश थैली में होता है। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, तेजी के साथ। पुरुषों में शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो बॉडी के कौन से भाग में होता है। मूत्र वाहिनी में होता है, वर्षण में होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा होता है, या फिर आपकी जो अंडकोश थैली है उसके द्वारा होता है। चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चों ने तेजी के साथ आंसर सबमिट कराना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। तो जो राइट आंसर आपका मौजूद है यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे, ए बच्चा आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। जो मनुष्य के वर्षण होते हैं, जिनको हम लोग अंडकोश भी बोलते हैं, साथ ही साथ टेस्टिस भी बोलते हैं, उनका ही मुख्य जो काम है वो शुक्राणु का उत्पादन करना होता है, शुक्राणु का निर्माण करना होता है। ठीक है, बाकी जो अंडकोश थैली है वो उनको एक आकार और एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो डी का यहाँ पर कोई चांस नहीं है, बी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और अगर हम मूत्र वाहिनी की बात करते हैं तो शुक्राणु को कैरी करने का जो कार्य है वो मूत्र वाहिनी करती है। मूत्र वाहिनी के माध्यम से ही टॉयलेट भी रिलीज होता है और वीर्य भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर ए का भी कोई चांस नहीं है, बी आपका पूर्ण रूप से सही है। आई होप दैट आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो सभी बच्चों को क्या है, सेशन के साथ जुड़े रहना है और तेजी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा सभी बच्चे, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वर्षण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने दिमाग लगाना है और चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वर्षण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। चलिए यहाँ पर देखिएगा बच्चा, एक है अधिवर्षण, एक आपको दिया गया है संवलनीय वाहिनी, एक है मूत्रवाहिनी, एक डी आपको दिया गया है शुक्रवाहिका। देखिएगा, जो पुरुष होते हैं और पुरुषों के अंदर जो टेस्टिज होते हैं
उन टेस्टिज में शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान शुक्राणु रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं, तो वो किस मार्ग के माध्यम से फीमेल ऑर्गन, फीमेल जो प्रजनन तंत्र होता है उस तक पहुंचते हैं, उसके यूट्रस तक पहुंचते हैं, उस मार्ग को क्या कहा जाता है, उस पाइप को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। पुरुषों के जो वृषण होते हैं उनके अंदर शुक्राणु का उत्पादन होता है। जब एक पुरुष का एक महिला के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उस दौरान जो शुक्राणु रिलीज होते हैं, तो उनके लिए एक मार्ग का, उनको कैरी करने का, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक सेंड करने का जो कार्य है वो कौन करता है। 4 विकल्प है आपके पास, उसी से आप लोगों को चूज कर लेना है। तो यहाँ पर बच्चा देखिएगा राइट आंसर, तो ए बच्चा आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। जो शुक्राणु को लेकर आगे चलता है उसको शुक्रवाहिका कहते हैं। तो आपको आंसर बहुत आसानी से ऑप्शन के आधार पर ही मिल जाना था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30 सभी बच्चों को देखना है। इसके ऑप्शन थोड़ा सा अगले पेज पर गए हुए हैं, लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन भी। ठीक है, तो पहले खाली स्थान है, मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा होता है। ठीक है, तो जो मादा प्रजनन तंत्र होता है, महिलाओं का जो पूरा प्रजनन तंत्र होता है, उस प्रजनन तंत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जब डिलीवरी होती है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें लयबद्ध संकुचन होता है। उसी के परिणाम स्वरूप जो है डिलीवरी पेन बनता है और डिलीवरी करने में महिलाओं को उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले खाली स्थान है, उसके बाद आपको बताना है मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा ऑर्गन है, मादा प्रजनन तंत्र का ऐसा कौन सा भाग है जिसके संकुचन के कारण ही महिलाओं को डिलीवरी पेन बनता है और बच्चे को नीचे की तरफ धकेलने का कार्य करता है, उसी के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो उस ऑर्गन का नाम आपको बताना है। ठीक है, अगली स्लाइड में क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल ऑप्शन आएंगे, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप विकल्प के ऊपर विचार कर सकते हो। चलिए बच्चा, आपके पास 4 विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। डिलीवरी के दौरान जो मसल्स हैं प्रजनन तंत्र की, उनमें संकुचन होता है, वही संकुचन बच्चे को नीचे की ओर धकेलने का काम करता है, उसी की वजह से डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो उस भाग को क्या कहा गया है, गर्भाशय ग्रीवा कहा गया है। 4 विकल्प हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। पहला जो विकल्प आपके पास मौजूद है वो है गर्भाशय ग्रीवा, एक है डिंब वाहिनी, एक है गर्भाशय, एक डी आपको दिया गया योनि। चलिए, आपके पास 4 विकल्प हैं। डिलीवरी के दौरान मादा प्रजनन तंत्र के ऐसे कौन से भाग हैं जिनके अंदर संकुचन होता है, उस संकुचन की वजह से ही डिलीवरी पॉसिबल होती है। चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट आंसर की। तो यहाँ पर डी आपका बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है, ए भी गलत है। जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस में ही एक संकुचन उत्पन्न होता है जो बच्चे को नीचे की ओर धकेलता है, तो इसलिए सी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। 32 क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, उस भाग को क्या बोलते हैं। एक बच्चों आपको कहा गया है डिंब वाहिनी, एक बी आपको बताया गया है शुक्रवाहिका, और एक बच्चों सी आपको बताया गया है मूत्र मार्ग। ठीक है, एक यहाँ पर चौथा विकल्प भी आप लोगों के मौजूद है और वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। गर्भाशय के माध्यम से, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, उसको क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी, शुक्रवाहिका और मूत्र मार्ग। चलिए अब हम तेजी के साथ जो है इसका चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। चौथा विकल्प बच्चों इसका आपके पास लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, उसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, गर्भाशय के माध्यम से योनि में जो खुलता है उसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्र मार्ग, शुक्रवाहिका, एक है डिंब वाहिनी। चलिए अब हम लोग जो है इसके राइट आंसर के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले बच्चों हम लोग डायग्राम की बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो इसके जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है 3 से 4 इंच का, तो उसको वाजाइना कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है, योनि कहा जाता है। उसके ऊपर का जो भाग है उसको बच्चों ग्रीवा कहा जाता है। ठीक है, ग्रीवा को इंग्लिश में हम लोग
करविक्स भी बोलते हैं, करविक्स बोलते हैं, या फिर हम गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं। उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। और यहाँ पर आपका होता है फैलोपाइन ट्यूब। ये भी काफ़ी बार पूछा जाएगा, फैलोपाइन ट्यूब कहाँ पर होता है। और यहाँ पर आपकी एक ग्लैंड्स होती है जिसको हम अंडाशय ग्रंथि भी बोलते हैं या ओवेरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। दोनों साइड दो सर्कल से होते हैं, इस वाले सर्कल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरी ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर फैलोपाइन ट्यूब होता है, यहाँ पर गर्भाशय यानी कि यूट्रस आपका होता है, यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा होता है, यहाँ पर योनि द्वार होता है, योनि होती है जिसको हम वेजाइना भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को फिलहाल जो बताना है वो बताना है गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। तो यहाँ पर बच्चा ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है गर्भाशय ग्रीवा। और गर्भाशय ग्रीवा सेकंड स्टेज होती है मादा प्रजनन तंत्र की, यानी कि ये डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है, तेजी के साथ पढ़िएगा और आंसर सबमिट कराइएगा, ठीक है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किससे निर्मित करती हैं? जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसके अंदर जो अंडों का निर्माण प्रारंभ होता है वो किसकी वजह से होता है? गर्भाशय ग्रीवा की वजह से, योनि की वजह से, अंडाशय की वजह से, जिसको ओवरी भी हम बोलते हैं, डी गर्भाशय की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर जो आपको डायग्राम बताया गया था उसी की हेल्प लेते हुए आप क्वेश्चन नंबर 33 को भी सोल्व कर सकते हो। चलिए बच्चा, क्लूबी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मादा रोगाणु कोशिकाएं, या आप ये भी बोल सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट है उसके अंदर जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उनका उत्पादन कहाँ पर प्रारंभ होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए 4 विकल्प मौजूद थे, टाइम भी लगभग आपका खत्म हो चुका है। बात करते हैं राइट विकल्प की। ए बच्चा गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, ठीक है। ओवेरी ग्लैंड्स जिसको हम अंडाशय भी बोलते हैं, वहीं पर अंडों का उत्पादन प्रारंभ होता है और उनका जो मिलन है वो स्पर्म के साथ होता है, उसी के परिणाम स्वरूप वो भ्रूण की उत्पत्ति होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चों ने इसके ऊपर ध्यान लगाना है और तेजी के साथ समझ लेना है। थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग बहुत सारा टाइम भी नहीं लगाएंगे, तेजी के साथ हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ग्राफियन पुटक जिसको फॉलिकल भी बोला जाता है की गुहा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ग्राफियन पुटक जिसको फॉलिकल बोलते हैं की गुहिका को क्या कहा जाता है? एक है कोटर, एक है अल्ब गुहिका, एक है दरपुटक, एक है बच्चों प्रीडिम्ब चक्रिका। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत रेयर केस में आपको देखने में मिलेगा ये परीक्षाओं में या किसी बुक्स में, लेकिन हम लोग इसको तेजी के साथ आज याद करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसके अंदर जो अंडाशय होता है उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, तो जिस स्पेस में वो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसी की लोग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट है उसके अंदर एक अंडाशय है जिसको हम ओवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है अंडाशय में, तो वही यहाँ पर आपसे पूछा गया है उसको क्या कहते हैं। तो बच्चा डायरेक्ट हम राइट आंसर की ही बात कर लेते हैं, बी, सी और डी आपके गलत हैं। यहाँ पर कोटर जिसको एंटुम भी कहा जाता है ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। चलिएगा बच्चा 35 क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे रहते हैं, तो जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है अस्थायी रूप से वो कहाँ पर सुरक्षित होता है, कहाँ रखा होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है, अधिवर्ण में होता है, मूत्राशय में होता है, वास एफरेंस, वास डिफरेंस है ये, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। तो कहाँ पर होता है? जो शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे होते हैं वो कहाँ पर रखे होते हैं? चलिए, पुरुषों में जो शुक्राणु हैं वो कौन से स्थान में पाए जाते हैं, कहाँ पर सुरक्षित रखे रहते हैं अस्थायी रूप से, वो आप लोगों को बताना है। चलिए बात करते हैं राइट आंसर की। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, जो शुक्राणु है उनका उत्पादन, उनका प्लेस जो होता है वो वर्षण होता है, तो इसीलिए आपका ए भी गलत होता है, सी भी गलत होता है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत होता है। यहाँ पर अधिवर्षण आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात कीजिएगा 36 क्वेश्चन की। चलिए बच्चा 36 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बड़े ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पुरुषों में
प्रजनन अंग नहीं होता है, यानी कि आपके पास बच्चों मात्र दो ही विकल्प हैं। मनुष्य में, पुरुषों में प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनके जो पार्ट्स हैं दोनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन नहीं है। पुरुष प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है? एक बच्चों आपको दिया गया शुक्रवाहिका और एक आपको दिया गया गर्भाशय। मात्र दो विकल्प हैं, उसी से आप लोगों को अपना आंसर चूज कर लेना है और टाइम भी नहीं लगाना है। 3 से 4 सेकंड में आंसर सबमिट करा देना है। तो हम लोग बात करते हैं राइट आंसर की, क्योंकि आपके पास मात्र दो ही विकल्प हैं। यहाँ पर भी आप टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। बात कीजिएगा राइट आंसर की यहाँ पर बच्चों। तो गर्भाशय तो महिलाओं में होता है तो इसका कोई चांस नहीं है। बाकी ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पुरुषों में शुक्रवाहिका होती है तो महिलाओं में नहीं होती है, यही लोगों को आपको बताना था। चलिए बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की। चलिए बच्चा 37 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वहां पर तो पूछा गया था प्रणाली का हिस्सा है, यहां पर पूछा गया प्रणाली का हिस्सा नहीं है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। 36 की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है और 37 तो बिल्कुल मास्टर क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने अच्छे से ध्यान रख लेना है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। एक है अंडकोश, एक है अंडाशय, एक है वर्षण, एक है शुक्रवाहिका। पुरुषों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर आंसर देना है। पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब जो मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा होगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मैं भी पानी पी लेता हूं और आप सभी भी तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट कराइए। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की। तो बच्चा यहाँ देखिएगा जो अंडकोश है ये पुरुषों में पाए जाते हैं तो इसका कोई चांस नहीं है। जो अंडाशय है, ओवरी जिसको हम बोलते हैं, ये केवल महिलाओं में पाया जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक प्लेस होता है जिसको हम ओवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, अंडाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये फीमेल में होता है तो ये पुरुषों में नहीं होता है, इसलिए यही आपका राइट आंसर होने वाला है। वर्षण टेस्टिज पुरुषों में होते हैं, शुक्रवाहिका ये भी पुरुषों में होती है। तो ए, सी और डी ये तीनों ही पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा हैं, जबकि अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। आई होप दैट आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। चलिए बच्चा 38 पढ़िएगा सभी बच्चे ध्यान से। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो भ्रूण होता है, फीमेल कैंडिडेट के गर्भ में जो भ्रूण होता है उसके लिए भोजन का कलेक्शन करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तेजी के साथ सभी बच्चों ने पढ़ना है। एक है मादा युग्मक, एक है युगेमेट, एक है नर युग्मक, एक है समयुग्मक। कुछ ऑप्शन बच्चों ऐसे बनाए जाते हैं जिनका कोई चांस ही नहीं होता है। जैसे नर युग्मक आपको दिया गया है, तो जब भ्रूण महिला के गर्भ में है तो भोजन भी वहीं से प्राप्त होने वाला है। तो सी जैसे विकल्प पर आप लोगों को विचार नहीं करना है। अब आपके पास बचता है ए, बी और डी। इसी से आप लोगों को तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट करा देना है। जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसके भोजन का जो संग्रह है वो करने की जिम्मेदारी जिन जनन कोशिकाओं के पास होती है, उन जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? चलिएगा बात करते हैं हम लोग राइट आंसर की बच्चा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी का कोई चांस नहीं है, डी भी आपका गलत है, ए भी आपका गलत है। मादा युग्मक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भ्रूण गर्भ के अंदर है उसके लिए भोजन का संग्रह करना, कलेक्शन करना मादा युग्मक जनन कोशिकाओं के ऊपर ही डिपेंडेड होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। चलिए बच्चा 39 देखिएगा, ऑप्शन अगले पेज पर गए हुए हैं बाय मिस्टेक, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन पर विचार कीजिएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर पहले ब्लैंक स्थान है और उस ब्लैंक स्थान में आपको ये समझना है कि जो पुरुष प्रजनन तंत्र है उसका कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा शुक्राणु वर्षण से बाहर आते हैं। जो पुरुषों के टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो टेस्टिज को हिंदी में बोलते हैं वर्षण, ठीक है। जो वर्षण टेस्टिज होते हैं उसके अंदर ही शुक्राणु होते हैं जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। तो स्पर्म जब सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं तो जो स्पर्म है वो रिलीज होता है, तो वर्षण से वो बाहर आता है शुक्राणु के रूप में। तो वो
किसके माध्यम से बाहर आता है वो आप लोगों को बताना है। चलिए, इसके जो विकल्प है वो नेक्स्ट पेज पर है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पर केवल ऑप्शन आने वाले हैं। तो हम लोग इसके ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। बच्चा 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर देता हूं। जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो शुक्राणु है वो रिलीज होता है, कहाँ से निकल कर चलता है? आपके जो वर्षण है टेस्टीज, टेस्टीज में ही उत्पादन होता है। टेस्टीज से ही उत्पादन होने के बाद वो जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो बाहर निकलते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं टेस्टीज से, तो किस मार्ग के माध्यम से निकलते हैं, उस मार्ग का नाम आपको बताना है। एक आपको बताया गया शुक्रवाहिका, एक है अंडवाहिनी, एक है मूत्रमार्ग और एक है मूत्रवाहिनी। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिएगा, पुरुषों में 2 पाइप होते हैं, एक होता है शुक्रवाहिका, एक होता है मूत्रवाहिका। तो ये दोनों ही पाइप लास्ट में आके कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम मूत्रमार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो उसी की सहायता से आप लोगों को आंसर बता देना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। बच्चा, तो जो शुक्राणु है वो किसकी सहायता से बाहर निकलते हैं? शुक्रवाहिका की सहायता से निकलते हैं, इसलिए ए विकल्प आपका यहाँ पर सही है। बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। मैं ये आपको बता देता हूँ कि 2 पाइप होते हैं अलग अलग, ये दोनों ही पाइप एक जगह आके कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक पाइप आपका होता है शुक्रवाहिका, एक होता है मूत्रवाहिका। ठीक है, अब ये दोनों जब एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है? मूत्रमार्ग कहा जाता है। तो दोनों के रिलीज होने का जो लास्ट स्टेप है, स्थान है, वो एक ही होता है, लेकिन जब इनका उत्पादन होता है अलग अलग स्थान पर होता है। शुक्राणु का उत्पादन अलग स्थान पर होता है और मूत्र का उत्पादन अलग स्थान पर होता है। दोनों का प्लेस अलग है, एक कहाँ से कैरी होगा? शुक्रवाहिका से, एक कहाँ से कैरी होगा? मूत्रवाहिनी से। लेकिन लास्ट में आके दोनों का जो रास्ता है वो एक ही हो जाता है। लेकिन फिलहाल आपको मेनली जो बताना है वो शुक्रवाहिका बताना है। चलिए, आई होप दैट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 40 क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर है और आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को खत्म करने वाले हैं। और सभी बच्चों को करना क्या है? डेली रात्रि 9 बजे लाइव आना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदारी के साथ वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आएँ और क्लास को एग्जिट करने से पहले वंदे मातरम का जयकारा भी जरूर लगाएं। ठीक है, तो बच्चा बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से 40 को। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अव्यय नहीं है? यानी कि 4 आपको चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसमें से एक जो भाग है वो मादा प्रजनन तंत्र का है, तो वो आपको ढूंढ के बताना है। 3 भाग यहाँ पर बच्चों ऐसे हैं जो पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन एक है आपका मादा का यानी कि फीमेल का। तो तेजी के साथ आंसर आप लोगों को देखने हैं। एक है अंडकोश थैली, एक है गर्भाशय ग्रीवा, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक है आपका वर्षण। चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपना आंसर सबमिट करा देना है। जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है उसका हिस्सा नहीं है, निगेटिवली ट्रू आपको यहाँ पर बताना है तेजी के साथ। चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट आंसर की। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, अंडकोश जो थैली होती है पुरुषों में होती है, तो ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि निगेटिवली पूछा गया है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी पुरुषों में होती है। वर्षण जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं ये भी पुरुषों में होते हैं। लेकिन जो गर्भाशय ग्रीवा होता है बच्चों, ये मादा यानी कि फीमेल यानी कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए नेगेटिवली ट्रू के अकॉर्डिंग बी आपका सही है। आज की जो क्लास है बच्चों वो कंप्लीट हो चुकी है और सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभरात्रि। कल मिलते हैं हम लोग अपने नए अध्याय में। आज का 20वां अध्याय आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, अध्याय नंबर 21, जिसमें हम मादा प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र के ही क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभरात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।